परिवार एक ऐसी संस्था है, ऐसी नैसर्गिक रूप में यह है कि दुनिया में हर जगह आपको यह, हर एक समाज में यह देखने को मिलती है। और आपको लगता होगा कि आप जिस परिवार में रहते हैं दूसरा का भी परिवार वैसा ही होता है, लेकिन समाजशास्त्रीय नजरिए से परिवार में भिन्नता होती है। ऐसी बातें नहीं है कि जिस परिवार में, जिस समाज में आप रहते हैं वही परिवार का दायरा, परिवार का वही स्वरूप अन्य जगह भी हो। समाज शास्त्रियों ने इस बात पर फोकस किया है, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया है कि आखिर परिवार में भिन्नता किस स्तर पर देखने को मिलती है। आप यह भी समझ लें कि परिवार नातेदारी से भी बनता है और विवाह से भी बनता है। तो परिवार के साथ हमारा विवाह और नातेदारी भी जुड़ी हुई है, नातेदारी रिश्ता। तो इसमें भी समाजों में भिन्नता होती है, हर एक समाजों में इसका स्वरूप अलग अलग होता है। परिवार के द्वारा कई अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें, ये समाज की बुनियादी आवश्यकता पूरी करती है। अगर परिवार नहीं होगा तो समाज में अस्थायित्व नहीं रहेगा। समाज को अस्थायी बनाने में परिवार अहम भूमिका निभा करती है। यहां पर आप यह समझ लें कि प्रकारवादी विद्वानों ने उन्होंने कहा है कि प्रकारवादी क्या होता है, तो कार्य के आधार पर सबों का अपना अपना महत्व है। और उन्होंने माना है, उनका विचार है कि यदि परिवार की महिलाएं परिवार की देखभाल करें और पुरुष परिवार का जीविका चलाए तो आज का जो औद्योगिक समाज है यहाँ पर श्रेष्ठ कार्य का निष्पादन होगा। लेकिन समाजशास्त्रियों ने कहा है, यहाँ पर ये समझ लें कि हर जगह एक फॉर्मूला फिट नहीं बैठ सकता है। परिवार शब्द की परिभाषा का यदि आपको कहा जाए तो इसकी परिभाषा अलग अलग आधार पर विद्वानों ने दी है। जैविकीय आधार पर देखा जाए तो परिवार एक सच्चाई है और परिवार एक ऐसा समूह है जहां स्त्री और पुरुष को संतान पैदा करने के लिए समाज की स्वीकृति प्राप्त होती है जैविकीय दृष्टिकोण से। वहीं सामाजिक इकाई के रूप में देखें तो परिवार आपको एक अस्थायी इकाई के रूप में दिखती है, जहां वहां स्त्री और पुरुष का एक ऐसा समूह के रूप में आपको परिवार दिखती है जहां कई लोग होते हैं, एक समूह होता है और विवाह के आधार पर संबंध बनता है, संतान होता है। या यहां पर यह भी आप समझ लें कि रक्त के आधार पर संबंध बनता ही है। सामाजिक रूप से दत्तक संबंध का भी आधार होता है। दत्तक मतलब कि किसी को गोद ले लिया जाना। आपने सुना होगा, कोई किसी बालक को गोद ले लिया, कोई किसी बालिका को गोद ले लिया, उसी को अपना संतान समझ लिया। तो यहाँ पर वह भी परिवार का हिस्सा हो जाता है। विद्वान हुए बर्गेस एवं लॉक, उन्होंने परिवार की जो परिभाषा दी उनके बारे में जो कहा है कि परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर अथवा दत्तक बंधन के आधार पर बंधा होता है। और इस परिवार में एक गृहस्थ की रचना होती है, गृहस्थी की रचना होती है। आपने सुना होगा गृहस्थ शब्द, तो उसमें पूरे परिवार के लिए यह बोध आता है। उसके बाद इसके सदस्य, परिवार के सदस्य कौन कौन हो सकते हैं, तो पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, ये लोग परिवार के सदस्य होते हैं। और जो भी परिवार के सदस्य होते हैं सभी एक दूसरे से अंतःक्रिया भी करते हैं और एक सामान्य संस्कृति को अपनाते हैं। आप ये समझ लें कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें कई व्यक्ति होते हैं, कुछ रक्त संबंध के आधार पर तो कुछ दत्तक के आधार पर भी हो सकते हैं। और
वह एक समाज में एक इकाई के रूप में होती है। परिवार को समाज में मान्यता मिली होती है। परिवार के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में जो अवधारणा थी वो अब टूट रही है। पहले यह माना जाता था कि पुरुष काम करेंगे, महिलाएं घर पर काम करेगी, वो इसी के लिए बनी हुई है। लेकिन और यहाँ पर यह बात यह भी थी कि महिलाएं बाहर का काम नहीं कर सकती, वह कमजोर होती है तन से और मन से। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हुई, ऐसी बातें हुई, जब पुरुष गांव से, घर से नगर चले जाते थे काम के लिए, तो घर का काम कौन करेगा? जो पुरुष हल चलाते थे, किसान का काम करते थे, वे चले गए औद्योगिकरण के बाद शहर मशीन के साथ काम करने के लिए। तो यहाँ पर महिलाओं को हल भी चलाना पड़ा, खेती का काम भी करना पड़ा, अन्य कई काम करना पड़ा, घर का काम करना पड़ा, भरण पोषण के लिए बहुत काम करना पड़ा। तो जहां पर महिलाएं ऐसे काम करने लगी तो उसे महिला प्रधान घर भी कहा गया। जिस घर में विधवा महिलाएं की स्थिति ऐसी है कि वो उम्रदराज, एक उम्र के एक पड़ाव पर पहुंच गई है, वहां भी ऐसा होता है कि वह महिला ही घर की प्रमुख बन जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कोई पुरुष दूसरा शादी कर ले, दूसरा विवाह कर ले और घर पैसा नहीं भेजे, तो ऐसे में उस महिला को घर से बाहर निकलकर काम करना पड़ता है, परिवार की देखभाल करना पड़ता है। ऐसे में महिला के पास कोई चारा नहीं बचता है और वह भी महिला प्रधान घर फिर बन जाता है। आप देख सकते हैं कि दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र और उत्तर आंध्र प्रदेश में एक जनजाति है कोलम जनजाति। कोलम, वह जो समुदाय है वह महिला प्रधान समाज है और इसे स्वीकार किया गया है, उसे स्वीकृति प्राप्त है। अब हम देखते हैं परिवार के स्वरूपों में परिवर्तन। तो आप अपने बड़े बुजुर्ग से सुने हुए, घर में सुनते होंगे कि परिवार में अब परिवर्तन आ रहा है, पहले जैसा परिवार नहीं है। तो सवाल है, पहले कैसा परिवार था? मूल परिवार क्या था? संयुक्त परिवार क्या है? न्यूक्लियर फैमिली क्या है? तो किन परिस्थिति में परिवार के स्वरूप में चेंज आया है? तो आप समझ लें, यहां पर एक विद्वान है A.M. शाह, उनका कहना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में संयुक्त परिवार में वृद्धि हुई है, पहले कम थी। संयुक्त परिवार जहां सब लोग मिलकर रहते हैं, मम्मी पापा दादा दादी चचा, तो वह संयुक्त परिवार है। और इनका कारण वे बताते हैं कि इसका कारण यह है, संयुक्त परिवार में वृद्धि होने का कारण यह है कि यहाँ लोगों का औसत आयु में वृद्धि हुई। कैसे? तो 1941 के दशक में और 1981 के दशक में यदि हम तुलना करते हैं तो 1941 के दशक में जहां 32% औसत आयु थी, वहीं 81 में 55% आयु पुरुष की औसत आयु हो गई थी। उसी तरह महिलाओं की भी औसत आयु में वृद्धि हुई। पहले 1941 के दशक में महिलाओं की औसत आयु 31.7 वर्ष तय की गई थी, वहीं 81 के दशक में 55 वर्ष हो गई। तो ऐसे में स्वाभाविक है, जब औसत आयु किसी का बढ़ेगा, लोग का बढ़ेगा, तो परिवार में सदस्य मरेंगे तो नहीं, जीवित रहेंगे, सब मिल जहां रहेंगे। तो ऐसे में वे लोग साथ रहने लगे और औसत आयु में वृद्धि संयुक्त परिवार के गठन का एक कारक बना। और ये वृद्ध किस प्रकार के घरों में रहते हैं? तो गेटिस साहब बताते हैं कि वे अधिकांश बुजुर्ग अपने संयुक्त घर में ही रहते हैं। वहीं आप यह भी समझ सकते हैं, ऐसी भी धारणा समाज में है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है, संयुक्त परिवार की धारणा अब नहीं है। तो समाजशास्त्री का यहाँ पर कान खड़ा हो जाता है। समाजशास्त्री अध्ययन करते हैं कि सच्चाई क्या है, इसे देखना चाहिए, इसे धरातल पर कि क्या स्थिति है, वास्तव में संयुक्त परिवार बन रहा है या टूट रहा है। तो यहाँ पर आप यह भी समझ लें कि विभिन्न समाज में परिवार के भिन्न भिन्न स्वरूप आपको दिखते हैं।
कुछ समाज महिला प्रधान समाज होता है, महिला पात्रीय स्थानिक, जहां महिलाएं प्रमुख होती है, कोई निर्णय लेने में महिलाओं का चलता है, उनकी बात सुनी जाती है। और कहीं पुरुष प्रधान होता है तो वहां जो शादी करके आते हैं लड़का, वो लड़की को लेके तो अपने पिता के घर में रहते हैं। आपको लगता होगा कि परिवार का स्वरूप राजनीतिक और आर्थिक वातावरण से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन आप समाजशास्त्री नजरिए से यदि विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार परिवार पर समूह का असर पड़ता है, उसकी गृह की स्थिति, उसकी संरचना, उसका मानक, समाज की स्थिति, राजनीति की स्थिति, हर एक चीज का स्थिति का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के रूप में आप यह समझ लें कि जर्मनी में 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण हो गया, और जब एकीकरण हो गया तो फिर वहां विवाह प्रणाली में तेजी से गिरावट आई, लोग विवाह नहीं करने लगे। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो उसके पहले, एकीकरण के पहले तक परिवार को संरक्षण दिया जाता, लोक कल्याणकारी भावना थी, और एकीकरण के बाद वे सारी योजनाएं रद्द कर दी गई। तो लोगों को जो आर्थिक सहायता मिलती थी तो उसे लगा कि अब आर्थिक रूप से हम वो सुरक्षित होते जा रहे हैं, इस कारण लोग बच्चे बढ़ाने से और विवाह करने से परहेज करने लगे, और इसका फिर समाज पर प्रभाव पड़ना तय होता है। आप यह भी समझ लें कि आर्थिक प्रक्रिया का असर परिवार पर पड़ता है और नातेदारी पर भी पड़ता है, लेकिन यहीं पर आप यह भी समझें कि परिवर्तन होता है और हमेशा एक जैसा लेकिन नहीं होता है। और ऐसी बातें नहीं है कि जर्मनी की स्थिति का उदाहरण हम यह कह सकते हैं कि परिवार वहां फिर बढ़ा नहीं, परिवार हुआ लेकिन कहीं न कहीं वह सरकारी योजनाओं के कारण प्रभावित हो गया। और ऐसा भी नहीं होता है कि परिवार समाप्त हो जाता है, परिवर्तन होता है, लेकिन वह रहता है। परिवार जैसी संस्था हमेशा के लिए नष्ट नहीं हो गई, नहीं हो जाती है, लेकिन उसकी संरचना में, उसकी निरंतरता में कहीं न कहीं परिवर्तन हो जाता है। परिवार किस तरह लिंगवादी है, मतलब लिंग के आधार पर वरीयता दी जाती है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के आधार पर। तेलुगु में एक कहानी है, एक कथन है, कहावत है कि एक लड़की का पालन करना दूसरे के आंगन में पौधों को पानी देने के बराबर है। आप समझ सकते हैं इस कहावत का अर्थ क्या होता है। तो समाज में यह धारणा है कि लड़की को हम ज्यादा पढ़ा के उस पर पूंजी लगा क्या करेंगे, उसे तो दूसरे के घर ही जाना है, या लड़की जब चली ही जाएगी तो जो हम पुरुष हैं उसका वृद्धावस्था का सहारा कौन बनेगा, तो अब तो लड़की रहेगी नहीं। तो इस कारण भी क्या करते हैं लोग, तो लड़कों पर अधिक धन खर्च करते हैं, उसके शरीर पर, उसके पढ़ाई पर अधिक ध्यान दिया जाता है। ऐसी भी बातें होती है। कई बार लोग यह भी सोचते हैं कि लड़कियां शादी करके अपने घर चली जाएगी, अब उसका अपना घर ये था या वो है, ये तो समाज तय नहीं कर पाता है कि घर उसका कौन है, कहाँ है घर। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है इसमें वह स्थिर रहती है। हालांकि आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अब के समय में ये धारणा, ये भ्रांतियां टूट रही है। कई एक कारक है जिसके कारण लड़कियों पर भी उतना ही माँ बाप खर्च करते हैं जितना लड़कों पर। और यह भी एक तथ्य है जो वैज्ञानिक दृष्टि से कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में स्टेमिना अधिक होती है, उनके जीवित रहने के भी अवसर अधिक होते हैं, और मृत्यु दर भी लड़कियों का कम है लड़कियों के बनिस्बत। वहीं आधुनिक समाज में इतनी अधिक जटिलता आपको दिखती है
की लिंगानुपात के संदर्भ में कि आप खुद तय नहीं कर पाते हैं कि स्थिति आखिर है क्या। एक और उनकी शिक्षा भी बढ़ाई जा रही है, वो शिक्षित भी हो रही है। दूसरी ओर लिंगानुपात की दृष्टि से उनका संख्या कम हो रहा है। 1901 में लिंगानुपात की स्थिति 972 थी 1901 में, यानी 1000 पुरुष पर 972 महिलाएं थी। वहीं 1911 में यह संख्या घट गई, 964 हो गया, 1921 में 955 हो गया, 1931 में 950 हो गया, 1941 में 945 हो गया। यह क्रम निरंतर घटते रह गया। 61 में 941, 71 में 930 आ गया, 1981 में 934, 91 में 926, 2011 में 933, 2011 में 940। ये संख्या क्रमशः गिरती गई। शिक्षा भी बढ़ता गया, शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, लड़कियों की शिक्षा का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन लिंगानुपात की स्थिति घट रही है। कहीं न कहीं हमारे समाज में, सामाजिक सोच में विद्रुपताओं का स्वरूप चेंज हो गया है और बढ़ते मशीनीकरण, बढ़ते नए नए टेक्निक के कारण जन्म से पूर्व ही लिंग की स्थिति जानकर कन्या भ्रूण हत्या जैसी बातें भी देखने को मिलती है। कई जगह जो है 927 तक स्थिति है लिंगानुपात की, और पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सब जिले, ये सब राज्य ऐसे हैं जहाँ की लड़कियों की स्थिति, महिलाओं की स्थिति ज्यादा खराब है। यदि खराब नहीं होती तो वहाँ लिंगानुपात का स्तर इतना निम्न नहीं होता। और कहा जाता है कि पंजाब में कई जगह तो ऐसे हैं कि 793 तक लिंगानुपात की स्थिति हो गई है, और पंजाब और हरियाणा के कुछ जिलों में यह संख्या 700 से भी कम है। और जबकि आर्थिक दृष्टि से ये राज्य समृद्ध राष्ट्र है, फिर भी सामाजिक सोच की दृष्टि से ये कितने निकृष्ट रूप में नजर आते हैं, यह भी सोचने की बात है। समाजशास्त्री के लिए यह मंथन की बात होती है।